लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 17 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर कल होगा मतदान। 625 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल और फरीदाबाद में विजय संकल्प रैली में की शिरकत। कहा, भाजपा का 400 पार का नारा होगा साकार। विपक्ष पर जमकर बोला हमला। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे में फरार चल रहे स्कूल के मालिक राजेंद्र सिंह लोढ़ा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा। और अंबाला में किसानों द्वारा लगातार दूसरे दिन ट्रैक जाम करने से 13 ट्रेनों को किया गया रद्द। कई गाड़ियों का मार्ग बदला गया। यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। इस चरण में 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। कल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, उत्तराखंड और तमिलनाडु की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर की 2 और छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर की 1-1 लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। लोकसभा के पहले चरण के साथ साथ इसी दिन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नई विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटों पर, बिहार की 5 सीट, झारखंड की और उड़ीसा की 4-4 सीटों पर और जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पलवल के प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांव गतपुरी में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान हितैषी सरकार है और कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों की अनदेखी की गई। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का कार्य किया। डबल इंजन सरकार ने फसल खराबे के लिए 12,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में देश के किसानों, युवाओं, गरीबों और महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया। प्रदेश में ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य करवाए गए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। उन्होंने कांग्रेस पर गलत नीतियों के कारण देश में गरीबी ना हटा पाने का दोष भी लगाया। इस अवसर पर फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, सीमा त्रिखा इत्यादि मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल एनआईटी फरीदाबाद में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान फरीदाबाद से लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार देश में 400 पार का नारा साकार होगा। वहीं हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। आज देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अनेक जन हितैषी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस मुकाबले में उतरने को तैयार नहीं, क्योंकि जिस नाम पर सुबह सहमति बनती है वह शाम को भाग जाता है। जननायक जनता पार्टी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जेजेपी जमानत जब्त पार्टी है और आगे चुनाव में भी इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। रण के अंदर निर्णय जनता करने वाली है। जनता ने निर्णय करना है, जनता विचार करती है। एक तरफ भ्रष्टाचार की नदी चलती है और दूसरी तरफ विकास की गति चलती है। मैंने कहा है कि मुकाबले में आज कांग्रेस के अंदर एक भय का वातावरण है। वो अपने प्रत्याशी सुबह नाम लेते हैं किसी और का, वो भाग जाते हैं, शाम को किसी और का लेते हैं, वो भाग जाते हैं। मंथन चल रहा है।
कभी तो राहुल गांधी के घर में मंथन चलता है, कभी सोनिया के यहाँ मंथन चलता है और कभी खड़गे के यहाँ मंथन चलता है, और लोग जो नाम राहुल पे होता है वो सोनिया पे बदल जाता है, और जो सोनिया पे नाम होता है वो खड़गे पे बदल जाता है। अच्छा है उन्होंने कांग्रेस से पहले कर दी, ये तो जमानत जब्त पार्टी है। पहले कर दी। रोहतक से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 से हटाना, 3 तलाक का मुद्दा, करतारपुर कॉरिडोर, संसद में महिला आरक्षण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसलों से देश को भरपूर लाभ मिला है। सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों का हरियाणा भी हिस्सेदार बना। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का खास तौर पर जिक्र किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर के ऐसे फैसले लिए कि आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो धारा 370 और 35 से लोग सोचते थे कि ये ऐसी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसे ऐतिहासिक फैसले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए जिसका भरपूर लाभ हमारे देश को मिला। मगर चुनाव लड़ने का मजा तो दीपेंद्र के साथ ही आएगा। पर जी वो क्यों नहीं आऊंगा, मैं एक नंबर का झूठा, और इसका झूठ का हम कति से उगाड़ा करेंगे। इसकी झूठ के पुलिंदों को, झूठ रूपी पुलिंदे को इसका हम उगाड़ा करेंगे। जिस तरह से झूठ बोलता है, अपना इतना चालाक यार। वहीं रोहतक में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कल जननायक जनता पार्टी और भाजपा पर निशाने पर साधते हुए कहा कि जननायक जनता पार्टी का तो हरियाणा में राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि जसपा ने मतदाता से विश्वासघात किया है। जसपा और भाजपा के नेताओं को लेकर लोगों में रोष है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। दीपेंद्र ने रोहतक से लोकसभा प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि सांसद काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, आपको याद होगा, आज से 6 महीने पहले सिरसा में एक रैली करके मैंने कह दिया था जेडी पार्टी का राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में रहेगा नहीं, और मैंने कह दिया था कि जेजेपी की शायद किसी एक सीट से हरियाणा में जमानत बचेगी नहीं। लेकिन समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का था और प्रदेश को लूटने का समझौता था। इसीलिए ये बीजेपी और जेजेपी दोनों इसका परिणाम भुगतेंगी। जेजेपी पार्टी का तो जनाधार हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ इस चुनाव के बाद बचेगा नहीं। जब हम सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और वो जिताऊ समय और जिताऊ टाइम होगा, क्योंकि हम जिताऊ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, भाई ये जीतने वाले ये कैंडिडेट, तो कांग्रेस हाईकमांड करेगी। अभी एक विचार विमर्श चल रहा है। अब मैंने एक उस चीज में जोड़ी है बात जो मैं बोलता रहा हूँ कि अब काफी हद तक विचार विमर्श हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी द्वारा ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस इन्हीं ईवीएम की मदद से जीतती है तब वो चुप रहती है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए डरी हुई है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अब वे जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। ये कलाकारों की पार्टी है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद की पार्टी है, जबकि भाजपा प्रजातांत्रिक पार्टी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। केजरी नीति यही है कि इसके बड़े नेता जेल में रहा करेंगे। जेल में एकांत होता है, सोचने समझने का मौका मिलता है और अंदर बैठकर ही ये अपनी सरकार चलाएंगे, बाहर दिशा निर्देश दिया करेंगे। ये नई नीति केजरी नीति राजनीति के ऊपर आई है। अब ये जो है ये बड़ी कलाकार पार्टी है। दे आर स्टोरी राइटर्स। ये अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं और लिख के फिर सबको रोल अदा कर देते हैं कि मैं ये कहूँगा और तू कल को ये कहिए, ताकि कोई ना कोई चीज़ जनता में फ्लोट करते रहें, कोई नई बात करते रहें जिससे कि इनकी तरफ ध्यान जाए। एक है लोकतांत्रिक पार्टी जैसे कि हमारी, एक है कुनबों की पार्टी जैसे कि कांग्रेस, क्योंकि उसमें तो टॉप पोस्ट के ऊपर नेहरू या गांधी परिवार का ही कोई ना कोई रह सकता है। और तीसरी है गैंग्स।
जननायक जनता पार्टी के सिरसा लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी रमेश खटक का सिरसा में पार्टी कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया गया। रमेश खटक बड़ौदा विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले उन्होंने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से मुलाकात की और सिरसा से उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने पर उनका आभार भी जताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वे कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को हराकर लोकसभा में अपनी जगह बनाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुद्दों को लेकर सिरसा की जनता के बीच जाएंगे और लोगों से जजपा के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। जजपा पार्टी चौधरी देवी लाल की नीतियों को लेकर आगे बढ़ती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सिरसा की जनता उनका जरूर साथ देगी। जजपा का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और अगले कुछ दिनों में बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। जो टिकट दे करके मुझे भेजा, मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हर वर्ग का आशीर्वाद लेकर के मैं एमपी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के मैं अपने सिरसा के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। हमारा बहुत बढ़िया चुनाव रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों को ये था कि भाई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनके पास वर्कर नहीं है, लेकिन ये पार्टी तो फील्ड की पार्टी रही है। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा वो गरीबों में जाकर के लोगों की आवाज को उठाने वाले नेता रहे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी और पार्टी के अन्य नेतागण जाकर के अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। और केवल वोट मांगने का ही नहीं, बल्कि उनको 36 कौम का आशीर्वाद मिलेगा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी के रूप में चुन करके दिल्ली के अंदर बैठने का काम करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले मतदाताओं से अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत ही देश में नियमित रूप से सुचारू ढंग से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने युवाओं से चुनावी भागीदारी में नेतृत्व करने का आह्वान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के तथा दिव्यांग मतदाता घर से मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्र भूतल पर ही बनाए गए हैं और इनमें पेयजल, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क की सुविधाओं के साथ साथ स्वयं सेवी भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने लोगों से गर्मी के मौसम में सभी तरह के एहतियात बरतने को भी कहा है और उम्मीद जताई है कि मतदाता गर्मी को हराकर बड़ी संख्या में मतदान करेंगे। भारत के लोकतंत्र की गौरवशाली अभिव्यक्ति है। मतदान करने जैसा कुछ भी नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मतदान अनुभव को शांतिपूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत की है। प्रत्येक मतदान केंद्र को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है। मतदान केंद्रों पर पीने के लिए पानी, शौचालय, शेड, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए हैं। हमने आपके निवास पर मतदाता सूचना पर्चियां भी पहुंचाई हैं। कृपया वोट करने जरूर आएं। ये हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे विनती है। और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी विनम्रतापूर्वक और बहुत शालीनता के साथ आपका इंतजार कर रहे होंगे। और वो वोटर्स जिनकी आयु 85 वर्ष या उससे अधिक है या जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, वो अपने घर से ही मतदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। वो चाहें तो घर से ही वोट दे सकते हैं। महेंद्रगढ़ के कनीना में हुए स्कूल बस हादसे में फरार चल रहे स्कूल के मालिक राजेंद्र सिंह लोढ़ा को पुलिस ने बीती रात रेवाड़ी के गांव बव्वा से गिरफ्तार कर लिया है। उसे आज कनीना न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने राजेंद्र सिंह लोढ़ा से पूछताछ के लिए 8 दिन के रिमांड की मांग की, लेकिन न्यायालय ने राजेंद्र सिंह लोढ़ा को 5 दिन का रिमांड दिया है। कनीना डीएसपी महेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जेएल पब्लिक स्कूल कनीना के बस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 21 बच्चे घायल हुए थे। इस मामले में अभी भी स्कूल संचालक राजेंद्र सिंह लोढ़ा के एक बेटे की गिरफ्तारी बाकी है। उप पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सीआईए महेंद्रगढ़ और कनीना थाना पुलिस की टीमें गठित की हुई हैं और अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी। उसका चेयरमैन है जेएल पब्लिक स्कूल का इस एक्सीडेंट मैटर में,
जो हमारा स्कूल का मैटर है उसमें इसको कल गिरफ्तार किया गया है और इसको हमने अब अन्य रिकॉर्ड वगैरह लेने के लिए 8 दिन का रिमांड अप्लाई किया था, तो कोर्ट ने हमारे को 5 दिन का रिमांड अप्लाई ये करके मंजूर दिया है। जो मुलजिम है उनकी हमने उनके इंसाफ के मुताबिक धरपकड़ इसका बबुआ गांव के पास से इसको गिरफ्तार किया। उनसे भी थोड़ा पूछताछ कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं किया, ये टूल में कहीं इधर खेतों में रहा है तो उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं कि इसको किसी ने शायद तो नहीं दी है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सर जो हमारी 3 टीम लगी हुई है, सचो है, 2 हमारी सही है। इसमें अभी अनुसंधान के मुताबिक जैसे हैं हमारे आरोपी हैं उसको सीट देता है। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों जिनमें बस चालक धर्मेंद्र वासी सैलंग, स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति वासी कनीना, होशियार सिंह वासी कनीना स्कूल के सचिव और सैलंग के रहने वाले बस चालक के 4 साथियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। स्कूल बस चालक ने शराब का सेवन किया हुआ था और शराब के नशे में बस चला रहा था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जांच में पता लगाया है कि बस चालक ने सैलंग में बस में अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी थी। अंबाला में शंभू रेलवे स्टेशन पर विभिन्न मांगों को लेकर किसान आज दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते एक और जहां रेल यातायात प्रभावित हो रही है, वहीं आज भी अनेक गाड़ियों को रद्द किया गया और कई गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया। कल भी कई गाड़ियों को रद्द और कई गाड़ियों के रूट को बदला गया था। गौरतलब है कि अंबाला के किसान नेता नवदीप सिंह जलभेड़ा समेत 3 किसानों की रिहाई के लिए किसानों द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। किसानों के द्वारा ट्रैक जाम करने के कारण अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी व्यापक असर देखने को मिला। अंबाला रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नवीन कुमार ने बताया है कि लगभग 13 ट्रेन रद्द की जा चुकी हैं और अनेक रेलगाड़ियों के मार्ग भी परिवर्तन किया गया है। आज सुबह 10 बजे तक 130 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि सफर करने वाले यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। लुधियाना, फिरोजपुर, चंडीगढ़ सहित सभी बड़े स्टेशन पर कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों को टिकट का रिफंड भी दिया जा रहा है। अंबाला, छावनी, सहारनपुर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं, जिसमें अभी तक लगभग 13 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और इसके अलावा 6 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं और लगभग 85 गाड़ियां जो हैं वो डाइवर्ट होकर अंबाला, चंडीगढ़, सानेवाल होते हुए लुधियाना की तरफ जा रही। डाउन की गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो धुरी, जाखल, हिसार होते हुए दिल्ली या अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रही हैं। कुल मिला के अभी लगभग 130 से अधिक ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। ये मेन रूट जो हमारा दिल्ली अमृतसर और दिल्ली जम्मू का मेन रूट है, उसमें ये शंभू स्टेशन पड़ता है अंबाला सिटी के बाद। वहाँ ये बैठे हुए हैं, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है और इससे अगर ये और खिंचता है तो बहुत सारी गाड़ियां प्रभावित होंगी। वहीं यात्रियों ने बताया कि रेलगाड़ियां न आने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को किसानों की समस्या को जल्द समाधान निकालना चाहिए और किसानों को भी इस तरह से रेल नहीं रोकनी चाहिए। गाड़ियां बंद पड़ी हैं जिससे हमारे कामकाज को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है और यहाँ पे काफ़ी पब्लिक फंसी पड़ी है और कई सवारी मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इस चीज़ के बारे में मतलब मेरी यही गुजारिश है, इस समस्या का हल किया जाए। हम तो आजमगढ़ से आए हैं, फिर आजमगढ़ जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी वजह से हम घर जा नहीं पा रहे हैं। प्रदर्शन तो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ सर जी गाड़ी हमको मिल नहीं रही है। यहाँ पे हम कल से बैठे हैं, रात हो चुकी, अभी तक कोई गाड़ी का सर इंचार्ज नहीं है और सर जी अभी गाड़ी का हम वेट कर रहे हैं, कब हमको गाड़ी मिलेगी तो हम यात्रा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी किया गया। इस बार कुल 1016 अभ्यर्थी पास हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने शीर्ष स्थान हासिल किया। हरियाणा के 37 अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हिसार निवासी भावेश ख्यालिया ने देश भर में 46वां और जया शर्मा ने 248वां रैंक हासिल करके प्रदेश का नाम रोशन किया। भावेश के परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कि इस सफलता में उनके परिवार का पूरा सहयोग रहा। पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वहीं भावेश की सफलता ने उनके परिजनों ने
गर्व जताया। पूरी एक ही चीज़ के लिए मेहनत कर रही हैं तो घंटे मैटर नहीं करते। सभी के साथ ऐसे डेज आते हैं जिनमें एक दिन तो आपसे क्या पता बहुत 12-13 घंटे पढ़ाई हो जाए, सारे ही दिन लगे रहें। एक आधा दिन ऐसा भी आता है जब बिल्कुल पढ़ाई ना हो, मन ना करे, कोई इधर उधर की बात दिमाग में चल रही है, कुछ भी हो जाता है। सबकी लाइफ होती है, लाइफ कॉम्प्लेक्स होती है, तो ऐसे आर्स में नहीं बांटना चाहिए मुझे लगता। सभी उन्हीं का सहयोग था, इंटेलेक्चुअल लेवल, इमोशनल लेवल, मोरल एथिकल लेवल, सब लेवल्स पे पेरेंट्स का सपोर्ट था। मेरे ताऊ जी हैं, वो भी IAS हैं। मदर के रूप में तो ये है कि भी मदर को और फादर को पूरा माहौल बच्चे को देना चाहिए पढ़ाई के लिए भी। हमारे तो बल्कि कई बार ना कोई झगड़ा हो जाता था, हम ये आता चुप हो जाते कि भाई बच्चे पर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसको खुशनुमा माहौल मिलना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे को पूरा अच्छा माहौल दें, पढ़ाई के लिए खुशनुमा माहौल दें। जी, आप देख ही सकते हैं मेरे चेहरे पे खुशी, स्माइल रुक ही नहीं रही है जब से रिजल्ट आया है। 130 पे के अराउंड आया था, तब से आने जाने वाले लोग हैं, परिवार इतना बड़ा है, सब इतना ज़्यादा खुश हैं, मैं बता ही नहीं सकती। पता तो था ही कि आएगा, लिस्ट में नंबर आएगा, बस रैंक का थोड़ा था सस्पिशन कि टॉप 50 में आ जाए। उधर जया शर्मा की इस उपलब्धि पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। जया ने खुशी जताते हुए कहा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पढ़ाई में निरंतरता बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस सफलता में उनके माता पिता का भरपूर सहयोग रहा। जया के अभिभावकों ने कहा कि सभी माता पिता को अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। बच्चों में स्किल देखकर ही उनके करियर का चुनाव करवाना चाहिए। है काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम है, तो उसमें मैं सफल हुई हूँ, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो एक्साइटमेंट इज़ वेरी मच। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है दैट यू वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, सिर्फ तभी आपको ये सिविल सर्विसेज चूज़ करना चाहिए। बच्चे की मेहनत जो 5 साल से लग रही थी, ये रहती थी, ये कामयाब हो गया। IAS में कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं है, पर आज जैसे रिजल्ट आया था मैं अटूट खुशी हुई जिसको आपको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। खूब अच्छा लग रहा है जी, पता नहीं ऐसे लग रहा है कि खूब ज़्यादा खुशी हो रही है जी। परिवार वालों को पूरा ध्यान रखना चाहिए जी, बेटियों को सपोर्ट उनका करना चाहिए। मेरे को बड़ी खुशी हुई, परिवार में अपना नाम कमाया, पढ़ने से शुरू से तेज थी ये, और हमने भी पूरा सहयोग किया, आगे बढ़ाया, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाया, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और सफलता से मैं बहुत खुशी है। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मंडी सुपरवाइजर विजय कुमार ने बताया है कि मंडी में अभी तक 3,17,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। मंडियों में गेहूं के उठान के लिए भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गेहूं की खरीद के लिए खरीद एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। फसल लेकर आने वाले किसानों को गेट पास काटे जा रहे हैं। मंडी पलवल में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। अभी तक 3,17,000 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है और उनमें से 71,000 क्विंटल का उठान किया जा चुका है। इस संबंध में एजेंसियों को हमने नोटिस जारी कर सूचित कर दिया गया है कि जल्दी जल्दी इसका उठान कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। किसानों से अपील है कि अपनी फसल सुखा कर लेकर आएँ और साफ कर लेकर आएँ ताकि जल्दी जल्दी किसान की फसल खरीद की जा सके। वहीं किसानों ने बताया कि मंडी में सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। मंडी में किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं अपनी फसल लेके आया हूं पलवल अनाज मंडी में, तो मुझे 2275 का रेट दिया गया है, गवर्नमेंट परचेज हो रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं। अपनी फसल लेके आया हुआ हूँ गेहूँ की, और अच्छी तरह से MSP पे खरीद हो रही है गेहूँ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना गेट पास कटवाया और सीधी तोल हो रही है, कोई टाइम लग रहा नहीं, कुछ नहीं। समर्थन मूल्य हमें 2275 रुपये प्रति क्विंटल। जींद जिले की सभी अनाज मंडियों में अन्नदाता का पीला सोना कहे जाने वाले गेहूं की आवक जोरों पर है। इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी होने के चलते किसान काफी उत्साहित हैं। जींद की अनाज मंडी के मार्केट कमेटी सचिव संजीव कुमार ने बताया कि जिले में 98,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें से करीबी 13,045 मीट्रिक टन गेहूं का मंडियों से उठान हो चुका है। मंडियों में किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गेहूं का समय पर उठान किया जा रहा है और जिस क्षेत्र में मंडी खरीद में परेशानी आ रही है उसके लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं।
तो बेसिक एमिनिटीज़ की जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, शौचालय बिल्कुल साफ़ और नीट क्लीन है। और हमने जो है किसानों के लिए यहाँ पर कोई रुकना भी चाहता है तो उसके लिए भी प्रबंध किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है सबसे खास बात ये है कि किसानों को अगर यहाँ पर रुकने के लिए दोपहर तक रुकना भी पड़ता है तो भोजन की व्यवस्था भी हमने यहाँ पर की हुई है। 10 रुपये में मात्र हमने यहाँ पे कैंटीन शुरू की है अपने गेट नंबर 2 के पास, और किसान जो है अपना यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं, शुद्ध और सात्विक खाना भी खा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारी खरीद सुचारू रूप से चालू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जींद जिले का जो आंकड़ा मेरे पास डीएफएससी महोदय के पास से है वो लगभग 58,000 मेट्रिक टन के आसपास जो है पूरे जींद जिले की सभी मंडियों में खरीद हो चुकी। किसानों ने भी बताया कि उन्हें गेहूं बेचने में कोई परेशानी नहीं आ रही। मंडी में आते गेहूं की खरीद हो रही है और उसके भुगतान के पैसे भी उनके खाते में समय पर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की जो कणक की खरीद थी वो अभी मंडियों में चालू है। जींद मंडी में 6 दिन में से 2 दिन एफएड खरीदता है, एफएड एजेंसी 2 दिन वेयर हाउस खरीदती है और 2 दिन ये डीएफएससी खरीदती है। उनके दिन अलग अलग बटे हुए, ठीक खरीदारी हो रही है। हम माल जो दुकानदार भाई हैं सभी अपने साफ सुथरा माल भर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कांडा करके यहाँ डाल दी गई है और कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, पूरे इंतजाम है। गेहूं की फसल लेकर आया हूँ, मैंने यहाँ किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आंधे मेरी फसल बिक गया है। सरकार एमएसपी पर गेहूँ लेने लग रही है, 2350 रुपये पर क्विंटल झटते ही मेरे खाते में आ गए हैं। किसी तरह की एक भी % मन प्रॉब्लम नहीं, जमा पूरी बढ़िया पैदावार होने लग रही है। अच्छे सुथरे गेहूँ लिकड़े हैं और अच्छी बढ़िया 45-50 मन की मेरा पैदावार होने लग रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिनों में भीषण लू चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है। इसके अलावा झारखंड, उत्तरी कोंकण, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में भी जबरदस्त लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में लू चलने के आसार नहीं हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते अगले 2-3 दिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में वर्षा और आंधी आने की संभावना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।